मित्रांनो, मी 22 वर्ष पोलीस खात्यात नोकरी केली आहे IPS म्हणून. आणि एक IPSच्या सर्व्हिस काळामध्ये पहिली पोस्टिंग ASP ची होते आणि SP म्हणून त्याच्या 5 ठिकाणी काम करतात. मी ASP लातूरला होतो. SP म्हणून धुळे, यवतमाळ, चंद्रपूर, पुणे रेल्वेला होतो. परंतु प्रत्येक IPSच्या जीवनामध्ये ASP ची जी पोस्टिंग आहे त्याची खास महत्व आहे आणि ती पोस्टिंग माझी लातूरला होती. 1999 पासून तर 2001 पर्यंत मी या पदावर होतो आणि त्या पोस्टिंगची एक एक दिवस माझ्या आठवणीत आहे. मित्रांनो, हे खास लगाव आहे आणि जेव्हा जेव्हा लोक इन्व्हाइट करतात, पाचारण करतात, ते सगळे काम सोडून मी लातूरला हजर होतो. मागच्या महिन्यामध्ये 17 तारीखला सुद्धा एक कार्यक्रमासाठी हजर होतो आणि आज 7 तारीखला तुमच्या समोर मी हजर आहे. मित्रांनो, अब मैं हिंदी में बोलूंगा. रतन लाल ने कहा था कि अगर नए विचारों को अंदर डालना है तो पुराने विचारों को, चाहे वो आडंबर हो या कुछ हो, उसको निकालना पड़ेगा. जैसे मोबाइल में अगर नए सॉफ्टवेयर को डालना है तो फॉर्मेट करके पुराने सॉफ्टवेयर को निकालना पड़ता है, तभी जाकर के नया सॉफ्टवेयर फिट होता है. दोस्तों, मैंने लातूर के बारे में देखा है कि लातूर के लोग एकेडमिशियंस हैं, प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं. यहाँ पे कोई कम्युनल प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई गैंग वॉर नहीं है, लोगों का मन साफ है. इसीलिए यहाँ पे अगर किसी तरह का विचार रखा जाता है तो अच्छी तरह से उसको एक्सेप्ट करते हैं. दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बिना तहरीर के कोई तहरीक नहीं होती. तहरीर मतलब लिखान, लिखावट, राइटिंग्स, और तहरीक मतलब रेवोल्यूशन, क्रांति. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले लिखा और फिर क्रांति लाने का प्रयास किया. मैंने भी एक किताब लिखी है, एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स. और इसमें बताने की कोशिश की है कि मुसलमानों के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की आज क्या स्टेटस है, इसके क्या रीजन्स हैं, उसके क्या फॉलआउट्स हैं और इसको कैसे सुधारा जा सकता है. पिछले साल इस किताब का विमोचन हुआ डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 18 सितंबर को. और ये किताब आज 5 लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन हो रहा है. उर्दू, हिंदी, मराठी, बांग्ला और तेलुगु, ऐसे 5 लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन हो रहा है. ये कहने का इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो भी मैं बोलूंगा वो इस किताब के हवाले से मैं आपके सामने बोलूंगा. दोस्तों, सवाल ये उठता है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हम जो है एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में रहते हैं और इस देश के जो हुकूमत है, जो प्रशासन है, उसका हेड जो है वो पॉलिटिकल हेड होता है, ब्यूरोक्रेसी का हेड नहीं होता है. जुडिशरी जो है उस प्रशासन का हेड नहीं होता है. कौन हेड होता है? जो डेमोक्रेसी के जरिए चुना जाता है वही हेड होता है. तो अगर आपको सारे अधिकार अपने सुरक्षित चाहिए, पर इनजस्टिस होने वाला हो, इंसाफ हो, इन सारी चीजों को अगर पाना है तो आपका पॉलिटिक्स में ड्यू शेयर होना जरूरी है. इसीलिए एक विचारक ने कहा है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज की टू ऑल एम्पावरमेंट. अगर आप या कोई भी समुदाय, कोई समूह, कोई घटक, कोई मजहब, कोई जात अगर ये चाहता है कि हम पूरी तरह से अपने आप को सशक्त हो जाएं, एम्पावर्ड हो जाएं, तो सबसे पहले पॉलिटिक्स में उसका एम्पावरमेंट जरूरी है. एक हमारे आलिम दीन ने कहा था कि मुसलमानों,
अगर तुम तहज्जुद गुजार हो जाओ, मुसलमान भाई हमारे समझते हैं कि तहज्जुद किसे कहा जाता है, आप लोग नहीं समझते हैं। वह नमाज जो रात में 2:30-3 बजे उठ करके पढ़ी जाती है, जिसका सवाब बहुत ज्यादा है। अगर तुम पूरे दिन नमाज पढ़ो तो वह तुम्हारा मजहबी फरीजा है, वह तुम्हारा एक धार्मिक काम है। अगर तुमने पॉलिटिकल सूझबूझ नहीं पैदा की, पॉलिटिक्स में अपनी हिस्सेदारी को अगर तुमने निश्चित नहीं किया, तो हो सकता है कि तुम्हारे नमाज पढ़ने के ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाए। तो आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिक्स हमारे लिए कितनी जरूरी है। अगर आपको एजुकेशन चाहिए, अगर आपको जस्टिस में शेयर चाहिए, आपको संसाधनों में शेयर चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपको मंत्री बनना है, तो आपको पॉलिटिक्स में शेयर बहुत जरूरी है। और इसी के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है। दोस्तों, जहां तक मुसलमानों के पॉलिटिकल शेयर का सवाल है, आप लोगों से ये बात कोई छिपी हुई नहीं है, आप लोग आंकड़ों में नहीं देखते हैं, लेकिन इसको जमीनी सतह पे आप जरूर देखते हैं कि क्या परिस्थिति है। मुसलमान देश की आबादी में 14.2% है, लेकिन आपको पता है कि पार्लियामेंट में कितने फीसद हैं? 4.8% है। लगभग 10% की कमी है। पार्लियामेंट में कितनी सीटें हैं? 543। 543 का 10% कितना हुआ? 54। मुसलमानों के 54 MP एब्सेंट हैं, वो चुन करके नहीं आए हुए। आबादी के हिसाब से उनको 78 MP चुन करके आने चाहिए, आज 26 उनके MP चुन करके आए हुए हैं। अब हिसाब लगाइए, वही 52, 53, 54 की कमी है। डेप्रीवेशन कितना है? 70% का डेप्रीवेशन है। यानी अगर आप पार्लियामेंट में 100 सीट अगर आप डिजर्व करते हैं, तो आपको 30 सीट मिल रहा है, 70 सीट कोई और लेकर के जा रहा है। ये हम बाद में बताएंगे कि ये कौन 70 सीटें लेकर के जा रहा है। और यही हाल देश के सारे स्टेट के असेंबलीज में है। महाराष्ट्र की आबादी में मुसलमानों की शेयर जो है 12% है। आबादी के हिसाब से उनके 34 या 33 MLA चुन करके आने चाहिए, लेकिन आज सिर्फ 10 MLA है। यहाँ पे 70% से ज्यादा डेप्रीवेशन है। और ये डेप्रीवेशन का क्या फॉलोआउट है? अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए, आपके शरीर में विटामिन B की कमी हो जाए, आपके शरीर में अगर विटामिन D3 की कमी हो जाए, तो उसका फॉलोआउट होता है ना कि आदमी के क्या क्या असर होते हैं। तो मुसलमानों पे जो पॉलिटिकल जो डिसएम्पावरमेंट हुआ है, उनका प्रॉपर पॉलिटिकल शेयर नहीं है, उसका फॉलोआउट ये हुआ है कि सामाजिक एतबार से, आर्थिक एतबार से वो अब OBC के नीचे जाकर के हमारे दलित भाइयों से कम्पीट कर रहे हैं। आज आकर के आपको, आपके औरतों को कोई गाली दे करके जाता है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। दिन रात आपके ऊपर इनजस्टिस होता है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। आपकी मॉब लिंचिंग होती है, आपके घरों को गिराया जाता है, आपको नौकरी नहीं मिलती है, ओपन तरीके से आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। ये फॉलोआउट है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से अपनी सियासी सूझबूझ तैयार की होती, दूसरों के पीछे भेड़िए की तरह चलने के बजाय, तो आज आपकी यह हालत नहीं होती। तो अब सवाल ये उठता है कि आज ये जो मुसलमानों की जो हालत हुई है, या और भी बहुत सारे समुदाय हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे, OBC है या दलित हैं या हमारे ट्राइबल भाई हैं, उनका जो पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट हुआ है, उसके रीजंस क्या है, कारण क्या है? दोस्तों, अगर हम कारण के पीछे जाएं तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे 5 घटक है। पहला घटक है पार्लियामेंट, दूसरा घटक है मीडिया, तीसरा घटक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चौथा घटक है खुद मुस्लिम समुदाय, और 5वां घटक है पॉलिटिकल पार्टीज। पहले पे आते हैं पार्लियामेंट।
दोस्तों, आपने देखा होगा कि जी आर कार मेडिकल कॉलेज में एक बच्ची के ऊपर बलात्कार हुआ, तो उसका डिस्कशन पार्लियामेंट में हुआ ना डिस्कशन। यानी देश में अगर कुछ खराब होता है, चाहे वो हमें दिखे या एकेडमिक तौर पे दिखता है, तो उसका डिस्कशन पार्लियामेंट में होता है। लेकिन आज मुसलमानों की पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी खराब होने के बावजूद उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता। 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी और संविधान बनाया जा रहा था, उस वक्त उसके ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मुसलमानों को उनके आबादी के हिसाब से राजनीति में हिस्सेदारी दी जाए, ऐसा ड्राफ्ट में लिखा गया था। लेकिन अचानक एक पॉलिटिकल मनूवरिंग के जरिए, एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट के जरिए इसको खत्म कर दिया गया और इस शर्त पे खत्म किया गया, इस वादे के साथ खत्म किया गया था कि 10 साल के बाद इस नॉन रिजर्वेशन ऑफ सिस्टम को रिव्यू किया जाएगा। यानी हम आपको रिजर्वेशन नहीं देंगे, लेकिन अगर आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन अगर खराब रहती है तो 10 साल के बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। मित्रों, आज कितना दिन हो गया? 70 साल से ज्यादा हो गया और 18 पार्लियामेंट हो गए। यह 18वां पार्लियामेंट चल रहा है। 18 पार्लियामेंट हो गए, लेकिन आपके समस्या के ऊपर आज तक डिस्कशन नहीं हुआ। हमारे जो भी लीडर चुन करके जाते हैं, चाहे वो MIM से जाए, चाहे IUML से जाए, चाहे AIUDF से जाए, चाहे वो RJD से जाए या SP से जाए या कांग्रेस से जाए, मुसलमान कुछ तो चुन करके जाते हैं। क्या उनको होश हवास नहीं है कि नेहरू, अंबेडकर, पटेल और मौलाना आजाद ने जो लोगों से वादा किया था उसके ऊपर चर्चा किया जाए? कोई चर्चा नहीं होती। दूसरा जो घटक है वो मीडिया। आपने देखा होगा कि मीडिया का क्या हाल है। अगर कहीं पे एक एक्सीडेंट हो जाए तो सुबह से लेकर के शाम तक उस पर बहस होता है। नरेंद्र मोदी ने अगर कोई भाषण कर दिया तो सुबह से लेकर के शाम तक 2 दिन तक उस पर डिस्कशन चलता है कि उन्होंने क्या मास्टर स्ट्रोक मार दिया। लेकिन मुसलमानों की पॉलिटिकल स्थिति इतनी खराब है और उस खराबी की वजह से क्या क्या तकलीफें आ रही है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं होता मीडिया में। और जानबूझ करके मीडिया इस चीज को नजरअंदाज करती है, दिखाती नहीं है, डिस्कशन नहीं करती है। तीसरा घटक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए नहीं है। साफ सुथरा इलेक्शन हो सिर्फ इसके लिए नहीं है। डेमोक्रेसी की जड़ कैसे मजबूत हो, सारे घटकों को पॉलिटिकल न्याय कैसे मिले, सबको सामाजिक तौर पर मजबूती कैसे मिले, इसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। डेमोक्रेसी गलत रास्ते पे नहीं चला जाए, उसको सुधारने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। आपने देखा होगा कि वहां पे बहुत सारी कमिटीज बनती हैं। एक्सपेंसेस के ऊपर अलग कमेटी बन रही है, EVM के ऊपर अलग कमेटी बन रही है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे अलग कमेटी बन रही है, अलग अलग विषयों पे अलग अलग कमिटीज बन रहे हैं। छोटे पार्टियों को कैसे शेयर दिया जाए उस पर अलग कमेटी बन रही है। लेकिन सोशल डेमोक्रेसी स्थापित की जाए डॉक्टर अंबेडकर के कहने के मुताबिक, और सारे घटकों को पॉलिटिकल जस्टिस दिया जाए, सारे लोगों को उनके आबादी के हिसाब से पार्लियामेंट में और असेंबलीज में सीटें निश्चित की जाए, इस पे कोई रिपोर्ट नहीं कायम होता है। चौथा है लैक ऑफ लीडरशिप। मुसलमानों में जो लीडरशिप की कमी है, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। पांचवा जो और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो है नॉमिनेशन बाय पॉलिटिकल पार्टीज। जो हमारी जो पार्टियां हैं, जिनको आप वोट देते हैं, आपकी आबादी के हिसाब से उनको टिकट भी देनी चाहिए। आप कांग्रेस को वोट करते हैं, समाजवादी को वोट करते हैं, DMK को वोट करते हैं, TMC को वोट करते हैं, RJD को वोट करते हैं, किसे वोट करते हैं उस पार्टी को बखूबी पता है कि हमको कौन कौन वोट करता है, लेकिन आपको आबादी के हिसाब से टिकट नहीं देता है। और ये इसलिए नहीं देता है कि आप लोगों ने अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं पैदा की। सिर्फ वोट देते हैं, सिर्फ फॉलोअर बने हुए हैं,
छोटे छोटे फायदे से मान जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल शेयर की आपने कभी बात नहीं की। अगर आप रिकॉर्ड निकाल करके देखें इस किताब में, तो सारे पार्टियों का काका चिट्ठा मैंने इसमें रखा है कि आज तक कांग्रेस ने कितना टिकट दिया पार्लियामेंट में मुसलमानों को, 6%। क्या इस देश में 6% मुसलमान रहते हैं? आरजेडी ने कितना दिया, समाजवादी ने कितना दिया, आपने कितना दिया, एनसीपी ने कितना दिया, सारे पार्टियों का यहाँ पे रिकॉर्ड रखा हुआ है। आप पढ़िए इस किताब को। और सवाल ये उठता है कि जो पार्टियां वोट लेती हैं, वो पार्टियां अगर टिकट नहीं देंगी तो मुसलमान जीत करके कैसे आएगा? तो एक ये बात होगी। अब सवाल ये उठता है कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। बाहर निकलने का दोस्तों एक ही रास्ता है कि मराठीमध्ये एक म्हण आहे, जाब विचारा, सवाल पूछो। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपको कोई हक नहीं देगा। ये कहा जाता है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक मां भी दूध नहीं पिलाती। जब तक आप रोएंगे नहीं, गिड़गिड़ाएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, पैर नहीं पटकेंगे, उनके सामने गुस्सा नहीं करेंगे, तब तक आपको आपका शेयर नहीं मिलने वाला है। और ये जाब विचारने का वक्त आ गया है हर सतह पर कि जब इलेक्शन होता है और पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं तो मैनिफेस्टो जारी करती हैं, आपके सामने मैनिफेस्टो के साथ आती हैं, ये सारे काम हम करके दिखाएंगे। आपने कभी मैनिफेस्टो पढ़कर पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे कभी आपने सवाल किया क्या कि पिछले इलेक्शन में आपने हमसे ये वादे किए थे और इसमें से आपने कितना हमसे इसमें पूरा किया? जवाब पूछने का वक्त आ गया है कि हम आपको वोट देते हैं और हमारे ऊपर जब तकलीफें आती हैं तो कौन बोलेगा? अभी आवाज उठी ना कि हैदराबाद से एक आदमी आता है और दंगा फैलाने की बात करके जाता है। राजा सिंह की बात कर रहा हूं। कोई और आता है और कुछ और कहा करके चला जाता है। मॉब लिंचिंग होती है, आपके ऊपर अन्याय होता है, इनजस्टिस होती है, लेकिन आप जिसको वोट देते हैं वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर बोलने के लिए तैयार नहीं है तो जब तक उसके कान को पकड़ करके आप मरोड़ेंगे नहीं तब तक वो बोलेगा नहीं। कान को पकड़िए उसके। वोट देने के पहले आपने कभी सवाल किया क्या कि हमारा समाज महाराष्ट्र में 12% है, 48 सीटों में से हम 5 डिजर्व करते हैं, लेकिन पिछले इलेक्शन में राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोगों ने एक भी टिकट नहीं दिया। मुझे खुशी है कि कुछ तंजीमें आगे आई हैं और वो सवाल कर रही हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, उनकी संख्या कमी है, उनका जो ग्रेविटी है वो कम है, लेकिन सवाल हो रहे हैं। दूसरा ये कि असेंबली आने वाला है, आप 35 एमएलए डिजर्व करते हैं। आप इन पार्टियों से पूछिए कि आप कितना टिकट उनको देंगे। एमएलसी में 2 मुस्लिम एमएलसी थे, उनके टर्म खत्म होने के बाद उनको किसी और से रिप्लेस कर दिया गया। पहली बार है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपके रिप्रेजेंटेशन को 0 कर दिया गया है। कौन सवाल पूछेगा? और ये सवाल उस वक्त तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आप आंख बंद करके वोट करते रहेंगे। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे और आंख बंद करके वोट करेंगे तब तक यही सेम परिस्थिति कंटिन्यू रहेगी। आपको सवाल करना सीखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, एक बात आई थी कि लैक ऑफ लीडरशिप। रतन लाल जी ने कहा था कि हम नेता बनाने की खेती क्यों नहीं करते हैं, यानी नर्सरिंग ऑफ लीडरशिप। आप अपने बच्चों को लीडरशिप सिखाइए, उनको एजुकेट कीजिए और एजुकेट करने के बाद उनको कहिए कि तुम बिजनेस करो, तुम नौकरी करो,